Welcome back to the teleconferencing session on planning balanced diet. Today we'll be discussing Block 2, Unit 8, Planning Balanced Diets. संतुलित आहार की योजना बनाना, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे. In the last few classes, you've understood about nutrients, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. वो पोषक तत्व जो आपको खाने से चाहिए हैं, चाहे कुछ ज़्यादा मात्रा में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाटर, फैट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, vitamins and minerals basically. So all these nutrients, how are we going to get it in our diet? कैसे हम उसको अपने खाने में लाएंगे, क्या क्या फूड स्टफ्स लेंगे और कैसे हम अपनी मील प्लान करेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. द ऑब्जेक्टिव्स दैट वील बी फोकसिंग ऑन टुडे आर, वील लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट. ये संतुलित आहार क्या है, एंड देन वी विल ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. कैसे हम खाने को, दिन भर में जो हम खाना खाते हैं उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करें ताकि हमें हर मील में संतुलित आहार मिले. We will also look at the concept of recommended dietary intakes. पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा. हर पोषक तत्व हमें किस मात्रा में चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा. We'll also classify food into functional groups, जिसको यूज़ करके हम अपनी मील्स को बैलेंस्ड बना सकते हैं. And the last objective is we will identify the major factors that influence planning of balanced diet. क्या क्या कारक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगी कि हमारी डाइट बैलेंस्ड है कि नहीं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है. What is balanced diet? सबसे पहले तो सवाल यही है कि क्या है जो बैलेंस्ड डाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं. Let's read the definition and see what it is. It contains different types of foods in such quantities and proportions that the need for calorie, protein, fats, minerals and vitamins is adequately met, and a small provision is made for extra nutrients to withstand the duration of leanness. It's a long definition. Let's look at the definition again and understand there are three important things. 3 चीज़ें हैं ज़रूरी जिनकी हम बात कर रहे हैं इस definition में. पहली चीज़ है different types of food. वो क्या अलग अलग खाने की चीज़ें हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे तो हमारी डाइट बैलेंस्ड होगी. दोज आर न्यूट्रिएंट्स. जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस किस प्रोपोर्शन में हमें चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितना प्रोपोर्शन हमें चाहिए. दूसरी चीज़ जिसकी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड, सेकंड इज़ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और जो तीसरी चीज़ है वो है स्मॉल प्रोविजन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स. जो हमारी न्यूट्रिएंट्स की रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हैं उसके अलावा कुछ हमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए टू विथस्टैंड द ड्यूरेशन ऑफ लीननेस. लेट्स लुक एट द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस, टाइप्स ऑफ फूड. आप लोगों ने 3 फूड ग्रुप्स की बात समझी है जिसमें कि हम बात करते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स की, प्रोटीन गिविंग फूड्स की एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स की. उन 3 फूड ग्रुप्स में से हम हर फूड ग्रुप में से एक फूड प्रोडक्ट मिनिमम लेंगे टू क्रिएट 1 मील. दैट इज़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. नीड फॉर कैलोरीज, कितनी हमको ज़रूरत है उसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे आज, जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडरी डाइटरी इनटेक, RDI. कितना RDI है उसको डिस्कस करेंगे. और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, ये थोड़ा सेफ्टी मार्जिन, क्योंकि हर रोज़ हम सेम अमाउंट का खाना नहीं खाते. हमारी दिनचर्या, किसी दिन बहुत भाग दौड़ में हैं हम, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, मैंने ब्रेकफास्ट अपना, मैं लेट हो रही थी, मैंने मिस कर दिया. किसी दिन मैंने फास्ट है मेरा, हफ्ते में 1 दिन, उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया, बहुत कम मैंने खाया. तो उन दिनों, उन सब दिनों का, जब कि रोज़मर्रा का जैसे मैं खाना खाती हूँ, या किसी दिन कुछ घर पे लोग आए, कुछ ज़्यादा पकवान बने और हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा खाया, वो जो हमने ज़्यादा खाया, कम खाया, क्या वो दिन भी हमारे बैलेंस्ड हैं? ये RDIs जो हैं, हम क्या उन दिनों भी मीट कर पा रहे हैं? तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं.
एक और चीज़ जिसकी बात कर रही है, क्या बैलेंस डाइट नहीं है। जब आप दो तरह की इसमें बात हो सकती है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। तो जब आप जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, अगर आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है और नीड कम है, तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से आजकल आप स्पेशली देखते हैं ओबेसिटी की आप काफ़ी बच्चों में, बड़ों में ये पाया जाता है। उसके अलावा एक दूसरा जो है वो है अंडर न्यूट्रिशन। ज़रूरत है मगर सप्लाई उतना नहीं है। सो बहुत सारे घरों में जहाँ पे बच्चों को, बड़ों को जितने रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉबेबली इनकम सोर्स उतना नहीं है और उतना खाना नहीं मिल पा रहा जितना उनको मिलना चाहिए, अंडर न्यूट्रिशन। तो दोनों तरह की चीज़ें ही मैल न्यूट्रिशन में आती हैं और दीज आर नॉट बैलेंस्ड डाइट्स। अभी मैंने बात की थी कि हम डिटेल्स में बात करेंगे क्या है न्यूट्रिएंट की कितनी मात्रा में मुझे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कितने में मुझे प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए। ये सब रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक के हिसाब से होता है, जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड किया गया है। इसको क्या है, इफ़ यू लुक एट द डेफिनेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट to be actually consumed in order to meet the requirement of the body। 1 साल के बच्चे की एनर्जी रिक्वायरमेंट, 5 साल के बच्चे की एनर्जी रिक्वायरमेंट, 15 साल के एडोलेसेंट की, 30 साल के मेल की, फीमेल की, इस तरह से। तो सबके लिए सेम रिक्वायरमेंट्स नहीं हैं, और वो क्या है, वही रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक है। सो व्हाट इज़ दैट रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज़ द मिनिमम अमाउंट that is needed to be consumed to prevent symptoms of deficiency। हर न्यूट्रिएंट हमें उस मात्रा में मिले जिसको कंज्यूम करने के बाद हमें उस चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। अगर मैं इनफ एनर्जी ले रही हूँ तो मुझे एनर्जी रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं विटामिन सी उतना है मेरी डाइट में तो मुझे विटामिन सी से होती हुई डेफिशिएंसीज नहीं होंगी और बीमारियाँ नहीं होंगी। एंड ऑल्सो टू मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, मैं डिजीज़ फ्री भी रहूँगी, उसके अलावा मेरी हेल्थ भी सेटिस्फैक्ट्री रहेगी। उसके साथ आरडीआई में सिर्फ मिनिमम अमाउंट्स ही नहीं है, जो सेकंड चीज़ जिसकी हमने बात करी, लीननेस के पीरियड्स जो मैं बात कर रही थी, सेफ्टी मार्जिन। सो आरडीआई में वो भी इंक्लूडेड है, सेफ्टी मार्जिन ओवर एंड अबव द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है से 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स इन अ डे और 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे, मगर कुछ सेफ्टी मार्जिन रखने पड़ेंगे टू इंश्योर गुड हेल्थ। किस वजह से रखने पड़ेंगे? कुछ इसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे वेरिएशन इन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। अब ये आरडीआईज फिक्स्ड हैं फॉर ऑल द पीपल, से इंडियन मेल, फीमेल, चिल्ड्रन के लिए आरडीआईज आर फिक्स्ड, बट एज सच ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। वो सब इंडिविजुअल्स को फोकस करते हुए वो भी हमें इंक्लूड करना है। उसके अलावा नेचर ऑफ डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह की डाइट है हमारी? आर वी वेजिटेरियंस, आर वी नॉन वेजिटेरियंस? अगर आप देखें इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो वेजिटेरियन हैं, उसकी वजह से जो प्रोटीन की क्वालिटी है, प्रोटीन मिल्क बेस्ड प्रोटीन, पल्सेस से उनको प्रोटीन आता है। अगर वो मीट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं उस तरह से, तो प्रोटीन की क्वालिटी में अंतर है। इस वजह से प्रोटीन की हायर इनटेक चाहिए। सिमिलरली कुकिंग लॉसेस की जब हम बात करते हैं, खाना हम किस तरह से पका रहे हैं, कुछ चीज़ें भी कुकिंग लॉसेस, कुछ खाने के कुकिंग के दौरान भी न्यूट्रिएंट्स में लॉस होता है। उसके अलावा हम किस तरह से बना रहे हैं, हम बेक कर रहे हैं, हम स्टीम कर रहे हैं, हम चीज़ों को ओवर कुक कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, उन सब में भी डिफरेंट कुकिंग मेथड्स ऑल्सो विल टेंड टू लूज न्यूट्रिएंट्स। उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा अगर हम आरडीआई कर रहे हैं, आरडीआई फिक्सअप कर रहे हैं। एंड पीरियड्स ऑफ लीननेस इज बेसिकली लो इनटेक, जिन दिनों हम किसी वजह से उतना नहीं खा पाते जितना हमें खाना चाहिए। इन सब को पहले से ही कंसिडर करके आरडीआईज फिक्स्ड हैं, तो इन सब चीज़ों का पहले से ही ख्याल रखा गया है। सो अगर हम देखें व्हाट इज़ आरडीआई, देन बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन, इन सब चीज़ों को, तो जो आपको आरडीआई बुक में दिखेंगे, यूनिट में दिखेंगे, वो सब इस सब को इंक्लूड किया हुआ है उसमें। सो ये सब इंक्लूड करके आरडीआईज के कुछ सर्टन थिंग्स अबाउट आरडीआईज दैट आई लाइक टू फोकस ऑन, पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट आरडीआईज आर, दे आर सेट हाई एनफ, उतना आरडीआई सेट है टू मीट द नीड्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स, all healthy people in a community, in a society, in a country. All those are covered once we fix those RDIs. RDIs do not apply to those suffering from disease. किसी भी तरह की कोई बीमार है, बच्चा, बड़ा इंसान,
RDI उस टाइम उस पर फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज इन केस ऑफ अ डिजीज एक्चुअली द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कुछ न्यूट्रिएंट्स की बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. आपने देखा होगा जब कई बार एंटीबायोटिक डॉक्टर देते हैं तो साथ में आपको बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल या कुछ गोली भी देते हैं. तो RDIs जब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उस समय RDIs लागू नहीं होते. RDIs किस चीज़ पे बेस्ड हैं? RDIs are based on few things. For adults, सबसे पहले sex. So are you a male or a female? RDI requirements for males and females are different. Then your age. What is your age? Are you 20 years old, 40 years old, 60 years old? Are you a child, a 1 year old? Different age groups, we have different RDI recommendations. Then your body size. By body size, we mean your weight. So there could be people of different weights. एंड बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो ऑब्वियसली आपका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, आपका कितना वजन है, बॉडी साइज क्या है, उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिएंट इनटेक लेना पड़ेगा. एंड योर एक्टिविटी लेवल, आप क्रिया का आपका किस तरह की क्रिया आप दिन भर में करते हैं. सो अगर एक कोई रिक्शा चलाता है तो बहुत उसका फिजिकली इंटेंसिव काम है, और कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत हैवी लोड्स उठाना, उस तरह से काम. सो दोज आर हैवी वर्कर्स. देन उसका बिल्कुल ऑपोजिट हम अगर ले लें तो जो ऑफिस में कोई बैठ के कंप्यूटर पे सारा दिन काम कर रहा है, टाइपिस्ट, क्लर्क्स, अदर पीपल, उनको हम सेडेंट्री उनका लाइफ है, वर्क है. एंड इन दोनों के बीच में जो लोग कुछ थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी है बट इतना हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनको हम मॉडरेट. तो 3 तरह की कैटेगरीज जब आप यूनिट को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हैवी, मॉडरेट एंड सेडेंट्री. तो इन तीनों के हिसाब से ऑब्वियसली आपको कितना आपको खाना इनटेक लेना है, RDIs आपके उसी के हिसाब से हैं. RDIs अवेलेबल फॉर सेडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्क, मैन एंड वुमेन. ऑल्सो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. Pregnancy is also a phase when a fetus is growing inside the mother's body. Physiologically body की needs अलग हैं. एक पूरा growth है, 9 month, a 2.53 kg baby is born. So for all that building of the body, cells and all other functions, the requirement becomes different. इसी तरह से lactating women जो breast feed कर रही हैं अपने बच्चों को, उनकी requirements भी अलग हैं, because milk production चाहिए breast feeding के लिए. उसके लिए 0 to 6 months के लिए इनफैक्ट अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और 6 to 12 months के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि कितना और एडिशनल एनर्जी, प्रोटीन का उनको रिक्वायरमेंट है. इसी तरह से इन्फेंट्स, बर्थ से लेके 6 महीने तक के बच्चों का अलग RDIs हैं, 6 to 12 के लिए, फिर 1 से 3 साल के बच्चे टॉडलर्स के लिए, 4 to 6 प्री स्कूलर्स के लिए. ये सब कैटेगरीज इन अ टेबल 8.5 इट्स गिवन इन द यूनिट. एंड then 7 to 9, then similarly 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18 years, boys and girls. And after that, then there's this adult man and woman, right? So basically, this is a little about RDIs. And RDIs, once you'll see the table, I'll give you some example also. So for energy and protein के लिए table जो दिया हुआ है, energy को हम किलो कैलोरी में उसको count करते हैं, that's the unit. So say for a man, अगर हम देखें, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो 2450 किलो कैलोरीज हैं, जबकि हैवी के इफ़ द वर्कर्स हैवी 3800. सो आप देखिए ऑलमोस्ट 2500 से 3800. सो करीब ये मोर देन 1000 से तो ज़्यादा ही 1300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए एक हैवी वर्कर को, उसके कंपैरिजन में जो एक वर्कर जिसका फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी लो है. इसी तरह से और जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को ग्राम में मेजर करते हैं, और प्रोटीन्स की मात्रा वेट के हिसाब से है. सो इसमें फॉर एडल्ट मैन एंड एडल्ट वुमेन इसकी मात्रा वर्क के हिसाब से वेरी नहीं करती, वेट के हिसाब से वेरी करती है. आप जब टेबल्स देखेंगे तो आपको यूनिट में और क्लियर होगा. वही बात जो हमने डिस्कस भी करी, RDIs आर मोर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो मैंने अभी डिस्कस किया. फिजियोलॉजिकली बॉडी की नीड्स दोनों उसमें अलग हैं. सो समवेयर अराउंड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन एक्चुअली 300 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा पर डे चाहिए, और इसी तरह से प्रोटीन 15 ग्राम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लैक्टेशन में और भी ज़रूरत बढ़ जाती है, 550 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा इन एडिशन टू जो रिक्वायरमेंट है. And similarly for lactation also it's 25 grams extra,
requirement, the amount of a food consumed would depend on RDI for that nutrient. So जो nutrient का RDI है उस पे ये based है. Now let's move to balanced diets. So balanced diets, planning balanced diets. A balanced diet is specific for an individual of a given age. ये सब जब हम बात कर रहे हैं कि RDIs बहुत सारी चीज़ों पे आधारित हैं, आपकी उम्र, आपकी वेट, आप मेल हैं, फीमेल हैं, इन सब चीज़ों पे आपका वर्क एक्टिविटी लेवल कितना है, वो सब देखते हुए स्पेसिफिक बैलेंस डाइट बनता है हर किसी के लिए, और जिसमें एक्टिविटी लेवल्स को खास तौर पे ध्यान पे रखना है. कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है while we are creating the balanced activity plans. This is regional and economic considerations which are very important. So food, what is available, कहाँ पे क्या अवेलेबल है. अगर वो फूड स्टफ्स की मैं बात करूँ, मैं बैलेंस्ड मील बना रही हूँ आपके लिए और मैं आपको बोल रही हूँ आप ये खाइए और आप ये डालिए सब्जियाँ और फल, मगर वो आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ ग्रो नहीं की जाती, लोकली अवेलेबल नहीं है, तो वो बहुत फीजिबल नहीं होगा जैलेंस डाइट, वो उसको फॉलो कोई कर नहीं पाएगा. तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह का सीज़न है, उस जगह में क्या है, वो अवेलेबिलिटी आपको देखना है रीजन वाइज. सो ऑब्वियसली कोस्ट के पास हैं जहाँ पे वहाँ फ़िश ज़्यादा अवेलेबल है तो आप देखेंगे, और जनरली दिस इज़ द वे. आप अगर मील्स देखें हर स्टेट्स की हमारे कंट्री में, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट इज़ अवेलेबल, क्या चीज़ वहाँ लोकली ग्रो होती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वही सब्जियाँ, वही फल, वही पदार्थ आप उनके खाने में भी देखेंगे और वही यूज़ भी करने हैं हमें. और उसके अलावा इनकम क्या है, कैसी इनकम है. अब इनकम विल मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अगर आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है तो प्रॉबेबली आप बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर पाएंगे और शायद कभी कभी वो वैरायटी भी नहीं दे पाएंगे उस तरह से. हालांकि सिर्फ ये सोचना कि अगर इनकम ज़्यादा है तो इनकम ज़्यादा होने से आप ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, मगर ये भी देखा गया है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो प्रॉब्ली कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की मात्रा में कम, प्रोटीन ज़्यादा, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यूज़ होते हैं, मगर साथ साथ देखा गया है कि शुगर, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब आप ज़्यादा बाय कर सकते हैं, आपकी क्षमता बढ़ जाती है. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा खाएं, क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. कोई भी न्यूट्रिएंट आप एक्सेस में लेंगे दैट इज़ नॉट गुड, चाहे वो बहुत महंगा वाला इंग्रेडिएंट हो. तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है उसके हिसाब से ही खाएं. हाँ, जब इनकम ज़्यादा है तो एक तरह की वैरायटी ज़्यादा हो सकती है और थोड़े एक्सपेंसिव वाले प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्ट्स, अगर सस्ते जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है. और यही बैलेंस्ड मील का एक काम है कि हम कैसे किसी भी इनकम ग्रुप के लिए बैलेंस्ड मील्स बना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वो कैसे जो चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें ही बैलेंस्ड मील बनाएं. और आज इसकी हम बाद में चर्चा भी करेंगे. उसके अलावा कस्टम्स, आप किस कल्चर से हैं, आप जैन ग्रुप ऑफ पीपल में आ रहे हैं, आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे, आपका सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, उसमें भी आप किस प्रकार के मीट, ये सब हमारे हर कल्चर का अपने कुछ नियम हैं, कुछ उनके रूल्स हैं, उन सब के हिसाब को उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा. जो कोई वेजिटेरियन है उसको कितना भी हाई क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत है, मैं उसको मीट, एग्स रिकमेंड नहीं कर सकती. तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो वेजिटेरियन में बेस्ट पॉसिबल क्या चीज़ है, मैं वही उसको रिकमेंड कर सकूँगी. इसके अलावा सीजनल फैक्टर्स की हमने बात करी, जो चीज़ सीज़न में है वो वैसे भी ज़्यादा हेल्दी है, उसका कॉस्ट प्राइस भी लेस है, उस वजह से आप उसको ज़्यादा बाय कर सकते हैं, वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं. ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो हमें कस्टम्स, कुछ प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें मना हैं, चाहे उनका साइंटिफिक रीज़न है या नहीं, मगर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है वो मदर को बोलना कि आप ये खाएं, क्योंकि तो क्या हम उसका कोई और सब्स्टिट्यूट देख सकते हैं. जैसे पपाया के बारे में एक बात है कि प्रेगनेंसी में आप पपाया नहीं खाएंगे, तो अगर उसका साइंटिफिक बेस नहीं भी है मगर आप नहीं कन्विंस कर सकते, तो आप और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सेम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आप वो फूड प्रोडक्ट्स बता सकते हैं प्रेग्नेंट मदर को. नेक्स्ट जो चीज़ की बात करेंगे, मील पैटर्न्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड. ये क्या है मील पैटर्न्स? मील पैटर्न्स है आपका दिन में खाने का एक पैटर्न क्या है. अलग अलग जगह पे, अलग घरों का, अलग समुदायों का अलग अलग मील पैटर्न होता है. जैसे कि सपोज कई लोग 3 मील्स, सो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर,
और कुछ कुछ जगह देखा गया है 2 हेवी मील्स और बीच में स्नैक। सम कम्युनिटीज़ थोड़ा स्नैक 2 बार हो जाएंगे, कुछ लोग ब्रंच, और वो और भी चीज़ों पे इम्पैक्ट उसका है। जैसे फैमिली में वर्किंग लोग हैं ज़्यादा, टिफ़िन बन रहा है, उसमें लंच में क्या, तो बहुत सारी उस फैमिली का जिसके लिए आप मील प्लान कर रहे हैं, या आपकी अपनी फैमिली का या किसी इंडिविजुअल का क्या मील पैटर्न है। क्योंकि जब हम दिन की RDIs की बात करते हैं कि इतना RDI, इतना प्रोटीन पूरे दिन में जाना चाहिए, तो जब हम प्लान करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा अगर 60 ग्राम प्रोटीन हमें एक पर्सन को, एक एडल्ट को, मेल को कंज्यूम करना है, तो कैसे, अगर वो 4 मील में है तो हमारे जो हमने फूड स्टफ्स उसमें डाले जो खाने में, क्या उनमें वो मात्रा आ गई या नहीं। टेबूज रिलेटेड टू फूड, टेबूज इज अगेन समथिंग दैट्स एब्सोल्युटली नो, जो चीज़ें वो बिल्कुल नहीं खा सकते। सो इन सम कम्युनिटीज़ बीफ, then pork in some other communities, non-veg food in some communities, all those things are taboos. We have to, ये सब तो हमें कंसिडर करना ही है जब हम किसी के लिए भी मील की बात करते हैं। इन सब के अलावा है इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हर किसी की कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जिनमें कुछ लोगों को कुछ फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं हैं। सो कुछ लोग, सपोज समथिंग लाइक मिल्क, सम पीपल डोंट लाइक मिल्क, वो नहीं कंज्यूम करना चाहते, तो क्या कुछ प्रॉबेबली वो पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो हमें उस फूड ग्रुप से मिल रहे हैं, उस फूड से नहीं। उस फूड से तो मिल रहे हैं, मगर और भी वैसे फूड हैं, या उस फूड को किसी और फॉर्म में हम दे सकते हैं। लाइक्स और डिसलाइक्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और उस सब के अंदर हमें कंसिडर करते हुए बैलेंस्ड मील्स की बात करनी पड़ेगी। इनकम की हमने पहले भी बात करी है। इनकम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ऑब्वियसली, बिकॉज हमें फूड प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, चाहे वो ऑयल है, ऑयल की भी इतनी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अलग अलग वैरायटीज़ हैं, प्राइजेज़ हैं। सो सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, कुछ का कॉस्ट लो है। उस हिसाब से जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एवरी डे, एक दिन की बात नहीं है कि आपने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया, 1 दिन या 2 दिन में खा सकती हूँ, आप मुझे कुछ प्रिस्क्राइब करें, बट अगर मुझे रोज़ वो चीज़ खरीदनी हो और वो मेरे बजट से बाहर है, मैं उसको नहीं यूज़ करूँगी, तो बैलेंस्ड मील्स उस हिसाब से मैं नहीं बना पाऊँगी। तो जो मेरे इलाके में है, जो सीजनल है, जो मेरे रिलीजन के अकॉर्डिंग है, जिन चीज़ों को मैं बाय कर सकती हूँ, जिनको मैं खा सकती हूँ, जिनको मैं बहुत डिसलाइक नहीं करती, उन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रख के अगर मेरे लिए कोई मील प्लान करेगा या बताएगा, तो ऑब्वियसली वो मैं रोज़ कर सकूँगी, और उसकी वजह से मेरी डाइट बैलेंस्ड रहेगी। हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट बैलेंस डाइट्स के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें कि हमने बात करी कि सीज़न के चीज़ें इस्तेमाल करें, उस रीजन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो बात करें। यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली जैसे नॉर्थ इंडिया है, वीट बेस्ड, वहाँ पे गेहूँ उगती है, और उनका ज़्यादातर फूड पैटर्न्स भी वीट बेस्ड हैं, चपाती, पूरी, परांठी। उसी तरह से साउथ में जाएंगे तो राइस ग्रो हो रहा है बहुत, और उनका मील्स में भी काफ़ी राइस का कंजम्पशन है। तो ये चीज़ें जब हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी हो जाता है बैलेंस्ड मील्स प्लान करना। अब लेट्स गो अहेड एंड सी एक्चुअली उसको कैसे प्लान करना है। देयर आर 2 थिंग्स, 2 चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा बैलेंस्ड मील्स के लिए। एक तो है फूड ग्रुप्स, जिसकी बात पहले भी की है, आज हम उसको दोबारा से थोड़ा डिस्कस करेंगे, और दूसरी चीज़ है पोर्शन साइज, कुछ देर में वो भी डिस्कस करेंगे। तो खाने को पहले ही आपने ये डिस्कशन हो रखा है यूनिट 1 में कि फूड ग्रुप्स, अगर खाने के सारे पदार्थों को देखा जाए तो उनको हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। एनर्जी गिविंग बेसिकली जिनका फंक्शन है टू गिव अस एनर्जी, और इसमें आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रिच फूड्स हैं। सो सारा अनाज, सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, सारी जो आलू, जो भी चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर मिलती हैं, उसके अलावा शुगर, चीनी, गुड़, सब तरह के तेल, घी, ये सब जो है हमें दे आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच, और हमें एनर्जी देते हैं। उसके बाद सेकेंड ग्रुप की जिसकी बात करेंगे, बॉडी बिल्डिंग। सो प्रोटीन एंड फैट्स इज व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस ग्रुप। सो इसमें दूध से रिलेटेड सब पदार्थ, पनीर, दही, मीट के सारे प्रोडक्ट्स, उसके अलावा फिश, मछली, अंडा, दालें, सब तरह की दालें। वेजिटेरियंस तो स्पेशली कंज्यूम लॉट ऑफ पल्सेस एंड दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर देम। इसके अलावा नट्स, जो हम बादाम, अखरोट, ये सब, और ऑयल सीड्स जिनसे ऑयल बनता है, वो सब बॉडी बिल्डिंग भी हैं, प्रोटीन
हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड ग्रुप 3 इज प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी, जिसमें सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात हम करते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं, और ये 3 फूड ग्रुप्स हैं। तो बेसिकली बैलेंस्ड मील में क्या है, हमें हर मील में बहुत ही एक सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है कि तीनों ग्रुप में से कुछ कुछ हमें लेना है। सो सी मील प्लानिंग में कहा है, वंस यू हैव डिसाइडेड द फूड्स फ्रॉम 3 ग्रुप्स, हम तीनों ग्रुप में से हमें कुछ कुछ चुनना है और उनको हमें अपने दिन की उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। वी हैव टू देन डिस्ट्रीब्यूट दीज ओवर द मील्स ड्यूरिंग द डे। और हमें उसके लिए क्या देखना है, हमें देखना है हम कितनी बार खाना खाते हैं, हमारा मील पैटर्न कैसा है जिसकी हमने बात करी है। और बस ये हमें ध्यान में रखना है कि हर ग्रुप में से हर मील में कुछ कुछ हो। तो 3 ग्रुप्स हैं, तो हमें एनर्जी गिविंग में से भी कुछ लेना है हर मील के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए भी, और रेगुलेटरी फंक्शन वाला फूड भी एक कोई लेना है। अभी आगे हम एग्जाम्पल्स लेके कुछ डिस्कस करेंगे। Specific foods to be selected for each meal and the dishes would be prepared from these foods. Let's take up an example. में कि मैं डिस्कस कर रही थी कैसे हमें तीनों फूड ग्रुप्स में से एक एक फूड आइटम चूज करना है। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें इस टेबल में एनर्जी गिविंग में हमने अगर राइस और फैट, कुछ तेल, अगर हम चावल बनाना चाहते हैं उसमें से हमने ये लिया एक पदार्थ। बॉडी बिल्डिंग में से हमने लिया पल्स, कोई भी दाल, या इन दिस केस हमने लिया राजमा, और उसको पकाने के लिए हमें प्याज, टमाटर और कुछ तेल चाहिए। और ऐसे ही प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी के लिए हमने लिया हमें कुछ सब्जी या फल चाहिए, तो हमने लिया वहाँ से टमाटो, बीन्स और अनियन। ये हमने अब देखिए इस एक पर्टिकुलर मील के लिए, सपोज लंच टाइम एक नॉर्थ इंडियन फैमिली के लिए हमने ये 3 चीज़। तो हमने क्या बनाया, अगर हमारा मेन्यू देखें, क्योंकि फाइनली तो हमें कुछ कुक करना है, तो जब हम राइस बनाएंगे तो वो हमारा एनर्जी गिविंग हो गया। हमने राजमा कड़ी बनाई, वो हमारा प्रोटीन्स आ गए, बॉडी बिल्डिंग हो गया। उस फूड ग्रुप में से एक हमारा मेन्यू में एक आ गया रेसिपी। और ड्राई बीन्स, हमारी बीन्स की सब्जी। तो ये देखिए, सुनने में लगता है 3 फूड ग्रुप्स कहाँ से उठाएं, कैसे करें, ये कैसे करें, बट जो हम लोग रोज खाते हैं, जब हम खाते हैं चपाती, दाल और सब्जी, तो एक्चुअली वो बैलेंस्ड ही है, क्योंकि उसमें तीनों फूड ग्रुप्स आ गए हैं। और ये कोई भी आप मील उठा के देखेंगे, आप देखेंगे जनरली अगर उसमें तीनों फूड ग्रुप्स हैं तो वो आपकी बैलेंस्ड मील है। तो एक और देख लेते हैं, इसमें देखिए एक और है। अब इसमें साउथ इंडियन फैमिली का अगर हम देखें, इडली और सांबर एक उनका थोड़ा फ्रिक्वेंटली दे कंज्यूम दैट, डोसा, इडली, उद्दपम। तो इसमें देखिए इडली के लिए भी आपको राइस चाहिए। अब इसमें एक चीज़ देखिए, आपके फूड आइटम्स तीनों ग्रुप्स में से आपने ले लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एनर्जी गिविंग में से एक डिश बनाएं, बॉडी बिल्डिंग में से एक डिश बनाएं और प्रोटेक्टिव में से एक बनाएं। आपकी एक ही डिश में दोनों भी हो सकते हैं। तो आपकी बैलेंस्ड मील ज़रूरी नहीं, अगर 3 से 4 चीज़ आपकी थाली में नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है। इसमें देखिए इडली में चावल भी यूज़ हो गया और दाल भी यूज़ हो गई, बॉडी बिल्डिंग वाला प्रोडक्ट भी यूज़ हो गया। सिमिलरली सांभर में आप देखिए दाल और जितनी भी सब्जियां, 4 सब्जियां तो हमने इसमें डाल दी, तेल भी हमने डाल दिया जो एनर्जी गिविंग है। तो सिर्फ वो एक थोड़ा सा इनिशियली समझने के लिए वो चीज़ है, मगर जो हम चीज़ें जो जनरली इंडियन हाउस होल्ड में एक जो हम हमेशा हर किसी भी स्टेट का आप देखेंगे खाना, उसमें तीनों फूड ग्रुप्स की आपको मिलेंगी चीज़ें। तो इसमें भी देखिए एक बैलेंस्ड मील है। इसके अलावा आइटम 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, बट हमें क्या देखना है, तीनों फूड ग्रुप्स में से कुछ कुछ लिया है तो वो बैलेंस्ड है। इस पे अभी आते हैं रुक के। देखिए एक सिंगल डिश जो खिचड़ी, जो हम बहुत बात करते हैं, खिचड़ी को देखिए एक बहुत बढ़िया बैलेंस्ड मील है और सिर्फ एक ही डिश है। और कभी समय कम होता है या कुछ होता है, हालांकि खिचड़ी को लोग बीमारी से लिंक करते हैं, मगर एक बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड मील है जब टाइम कम है आपके पास और आपको कुछ न्यूट्रिटिव बनाना है। तो दाल भी आपने उसमें डाला, चावल भी डाला, और जो भी सब्जियां, मटर है आजकल, गाजर है, टमाटर, प्याज, आप कुछ भी उसमें डाल सकते हैं और वो भी बैलेंस्ड मील हो जाता है। इसी तरह से बेसिकली ये हमने बैलेंस्ड मील की बात करी। हाँ, इसमें हमने फूड ग्रुप्स की बात कर ली। एक चीज़ और जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, पोर्शन साइज, कितना खाना है हमें, जो हम बोलते हैं एक सर्विंग। अगर आप वो देखें, वो सर्विंग कितना है। जनरली हम देखें एक एडल्ट मेल से 3 चपाती, 3 से 4 चपाती, वो भी आपकी एक्टिविटी लेवल पे आपने कितना काम किया। अगर आप बहुत आजकल एक्टिव हैं और बहुत आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, या आपका कुछ काम ऐसा है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा भूख लगेगी और ज़्यादा खाएंगे। अगर हम सारा दिन बैठ के टेबल पे कुछ किताब पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहते हैं, तो देखिए बोलते हैं मुझे इतनी भूख नहीं लगी। तो आपका पोर्शन साइज जो है वो जनरली 1 कटोरी दाल, अगर हम बोलें इसमें कुछ मेजर करने का हमको ज़रूरत नहीं है। एक एडल्ट मैन
के लिए अगर हम देखें जिसका एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो उसमें हम देखें 1 प्लेट चावल, 3 से 4 चपाती, 1 कटोरी दाल या कुछ और ग्रेवी, आलू मटर या कुछ ऐसा, और कुछ सब्जी, एक दाल की कटोरी, थोड़ी सब्जी, 3 से 4 चपाती या उसके अलावा चावल या थोड़े चावल और 1-2 चपाती। ये एक पोर्शन साइज है, एक सर्विंग है। प्री स्कूलर्स को देखें अगर हम 3 से 6 साल के बच्चों को, तो ऑलमोस्ट इसका आधा क्वांटिटी, तो हम 1 चपाती उनको देते हैं, सब्जी थोड़ी कम देते हैं, दाल भी थोड़ी छोटी कटोरी में डाल के देते हैं। यही पोर्शन साइजेस हैं। अब सबसे लास्ट में अगर हम देखें कि क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस पूरी बैलेंस डाइट की, कुछ चीज़ों की हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, कि हमारी जो मील्स हैं न्यूट्रिएंटली उनमें सब न्यूट्रिएंट्स हों, एडिक्वेट हों, सब न्यूट्रिएंट्स उनमें आएँ, तभी हम डिफिशिएंसीज और डिजीज़ से बच पाएंगे। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की हमने बहुत बात करी, जिसमें हमने इनकम की बात करी कि जिस इनकम में है, अगर हम किसी के लिए बना रहे हैं मील्स जिसमें कि इनकम इतनी नहीं है, तो हमें उसी तरह के फूड प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं। फूड एक्सेप्टेंस, उसकी भी हमने बात करी कि उस सोशल ग्रुप में वो फूड्स एक्सेप्टेड होने चाहिए, फूड अवेलेबल होना चाहिए, हमने उसकी बात करी। मील्स की फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंटली हमें वो मील्स वो फैमिली या वो पर्सन कंज्यूम कर रहा है। मील के पैटर्न्स क्या हैं, हम 2 बार खा रहे हैं, हम 4 बार, हम स्नैक शाम को चाय के साथ हर रोज़ कुछ कुछ अगर खाते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो RDIs है हम 3 की जगह फिर उसको 4 में बांटेंगे। तो प्रॉबेबली हम ब्रेकफास्ट में अगर थोड़ा लाइट उसको रख लेंगे, और हम स्नैक्स में शाम को हमने कुछ डाला। एक और जो पॉइंट है, इकोनॉमी ऑन टाइम, लेबर एंड फ्यूल। कुछ लोगों के पास समय की कमी है, कुछ कई बार आपके पास उतना टाइम नहीं है। फ्यूल, अब अगर लो इनकम ग्रुप में है तो उतना अगर आप 4 चीज़ बनाते हैं, 4 चीज़ कुक करते हैं, उतनी गैस भी आपकी जा रही है। तो हम कैसे इन चीज़ों पे इकोनोमाइज कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अब वर्किंग वुमेन है तो वो ऑब्वियसली कुछ ऐसी डिशेस बनाने की कोशिश करती हैं, पुलाव जैसे बना लिया, जिसमें कि कम समय में उनको, या सुबह सुबह टिफ़िन तैयार करने हैं 4, तो कुछ इस तरह का खाना, बहुत इलेबोरेट मील्स नहीं होंगी वहाँ, 4-5 चीज़ें। प्रॉब्ली छुट्टी वाले दिन जब उनके पास, वर्किंग वुमेन के पास ज़्यादा टाइम है, तो उस तरह का कुक करेंगी, मगर इसमें न्यूट्रिशनली फिर भी वो मील्स एडिक्वेट होना चाहिए, बस इसी का हमको ध्यान रखना है। उसके अलावा वही फ्यूल सेविंग की बात कर रहे हैं हम, तो लो इनकम ग्रुप्स में वही है, जैसे अब चीज़ है कि आपकी दाल बच गई थोड़ी सी, तो आपने दाल को, पल्स है, प्रोटीन है, आपने उसको आटे में गूंद लिया, और जो हम सब लोग वो कुछ कुछ करते हैं ऐसी चीज़ें, स्टफ़ करके परांठी बना दी, उस तरह की कुछ सब्जी बची उसको स्टफ़ करके हमने परांठी बना दी, तो पौष्टिकता भी वहीं रहती है और हमारी मील्स में एक वैरायटी भी आ जाती है। वैरायटी इन मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना भी बैलेंस मील की हम बात करें, मगर जब तक कि हम रोज़ सेम चीज़ नहीं खा सकते, वो कितनी भी हेल्दी हो। क्योंकि हमें फूड ग्रुप्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम अलग अलग, एक फूड ग्रुप में बहुत सारे हैं, बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो हम एक वैरायटी बना सकते हैं। वैरायटी के साथ साथ कलर, टेक्सचर, अब आपने पालक बनाई और साथ में हरी दाल बना दी, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि फूड सिर्फ कोई न्यूट्रिएंट उसका कार्ड नहीं देख रहा। जब खाना खाते हैं हम देखते हैं फूड कैसा बना है, देखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में उसमें टेक्सचर होना चाहिए। अगर सब चीज़ें बिल्कुल मिसली हैं, कुछ क्रंच होना चाहिए, जैसे हम पापड़ ले लेते हैं साथ में, दाल सब्जी के साथ एक पापड़ इंडियन मील्स में वो भी एक क्रंच देता है, एक टेक्सचर देता है। कलर, दाल सब्जियां मिक्स्ड वेजिटेबल बनाते हैं, हर सब्जी का अपना एक रंग है। उसके अलावा फ्लेवर्स, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भी एक अलग सा लगता है। अगर तो कुछ हमारी, जैसे अगर अनियन, गार्लिक, अदरक, लहसुन, इस सब के साथ हमारी एक डिश थोड़ी स्पाइसी है, तो दूसरा साथ में हम कर्ड ले लेते हैं या कुछ ऐसा लाइट ले लेते हैं कि सब चीज़ एक तरह का ना हो। तो ये जनरली एक वो है वैरायटी, कलर में वैरायटी, टेक्सचर में वैरायटी, फ्लेवर में वैरायटी। कुछ मीठा है साथ में या कुछ थोड़ा खट्टा है, पापड़, अचार बहुत तरह के हमारे। तो ये सब चीज़ें भी, सिर्फ न्यूट्रिशन को तो देखना ही है, मगर न्यूट्रिशन के अलावा उस तरह का खाना हो जिसको परिवार खाना चाहे, और बैलेंस्ड वो तो होना ही चाहिए। सटाइटी वैल्यू कि आपको खा के उससे दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस आनी चाहिए। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग बैलेंस्ड डाइट्स. With this we finish the unit.